नेक्स्ट अब अपना है इसमें रेफरेंस। तो कुछ बेसिक कैलकुलेशंस जैसा अपन ने देखा, टू प्रोसेस द डेटा बाय परफॉर्मिंग बेसिक कैलकुलेशंस यू कैन यूज द फॉर्मूलाज ऑन बिल्ट-इन फंक्शंस सच एज सम, मैक्स एंड मिन। तो अपन ये देखे थे कि सम टोटल करना, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना। तो ये हमारे कुछ बेसिक ऑपरेशंस या जो बेसिक फंक्शंस होते हैं जो अपन एक्सेल में यूज करते हैं, जो पहले उसमें प्री डिफाइन होते हैं। नेक्स्ट हमें बता रहा है इसमें, द सेल रेफरेंस फीचर इज यूज्ड टू रेफर अ सिंगल सेल और मल्टीपल सेल्स। यहाँ पे अब हम जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सेल रेफरेंस का। तो सेल रेफरेंस बोलता है कि सेल रेफरेंस फीचर जो यूज किया जाता है वो किस पर्पस के लिए यूज होता है, कि वो किसी भी एक सिंगल सेल को या एक से ज्यादा मल्टीपल सेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में लिया जाता है, कि आप उस सेल रेफरेंस को अपने फंक्शन एंड फॉर्मूला में कहाँ यूज करना चाहते हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेल रेफरेंस है वो हमारे जैसे A1 हो गया, B5 हो गया, C7 हो गया, D10 हो गया, ये सब हमारे सेल रेफरेंस कहलाएंगे, यानी उसमें सेल एड्रेस। तो द सेल रेफरेंस इस फीचर इज यूज्ड टू रेफर अ सिंगल सेल और मल्टीपल सेल। यू कैन ऑल्सो असाइन मीनिंगफुल नेम टू अ सेल और रेंज ऑफ सेल। आप चाहें तो उसमें उस पर्टिकुलर सेल को एक आप नेम भी डिफाइन कर सकते हो। वो नेम जो कि आप उस पर्टिकुलर जो भी सेल पे आपने वैल्यू लिखी है उससे रिलेटेड एक मैनर में आप उसको एक नेम डिफाइन कर सकते हो, ताकि उसका मीनिंगफुल नेम आपको इन फ्यूचर कहीं पे भी अगर आपको यूज करना हो तो वो आप कर सकते हैं। इसी में कंटिन्यू बताया है, रेफरेंस इज द एड्रेस ऑफ सेल और इन अ रेंज ऑफ सेल इन अ वर्कशीट। जो आप रेफरेंस देते हो वो रेफरेंस क्या है, बेसिकली वो रेफरेंस एक एड्रेस है उस पर्टिकुलर सेल का या उस पर्टिकुलर रेंज का जो भी आपने उस वर्कशीट में सेलेक्ट किया या उस वर्कशीट में से आपने फॉर्मूला के अंदर वो एड्रेस गिवन किया है। तो रेफरेंस एक एड्रेस है, एक सेल रेफरेंस। रेफरेंस टू अदर वर्कबुक आर नोन एज लिंक। अगर आप किसी अदर वर्कबुक से किसी दूसरी वर्कबुक के अंदर अगर कोई सेल एड्रेस डिफाइन करते हो तो वो उसका क्या कहलाता है, लिंक कहलाता है। तो अपने एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक के अंदर उस सेल को अगर अपन यूज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, उसका लिंक। सेल रेफरेंस इज द डेटा फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस टू परफॉर्म कैलकुलेशन। एक्सेल शीट के अंदर अलग अलग लोकेशन पे वैल्यूज लिखी हुई हैं। आप उन वैल्यूज को एक जगह पे आप फॉर्मूला में एक्सेस करना चाहते हो तो आप जो भी सेल एड्रेस आप अलग अलग लोकेशंस के डिफाइन कर रहे हो वो सारे आपके सेल रेफरेंस कहलाएंगे, जो कि आप एक कैलकुलेशन में यूज करना चाहते हैं। इट्स अलाउड टू डेफर टू द वैल्यूज इन द वर्कशीट ऑफ द सेम वर्कबुक और ऑफ द सम अदर वर्कबुक। आपको अलाउ करता है कि आप जो सेल रेफरेंस है वो एक आप सेम वर्कबुक के अंदर अप्लाई कर सकते हो, सेम वर्कशीट के अंदर अप्लाई कर सकते हो, या एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक के अंदर आप उन सेल रेफरेंसेस को यूज कर सकते हो। जैसे आपके पास शीट 1 के अंदर कोई वैल्यूज है और आप उसको शीट 3 पे यूज करना चाह रहे हो तो उसको आप सेल रेफरेंस यूज करना चाहते हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो वो आपका कहलाता है सेल रेफरेंस। अब एक्सेल के अंदर हमारे पास 4 टाइप के रेफरेंसेस होते हैं, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स रेफरेंस, 3D रेफरेंस। ये 4 टाइप के रेफरेंस हैं जो हमारे एक्सेल में यूज होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव रेफरेंस की। रिलेटिव रेफरेंस क्या कहता है, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो पहली चीज की जो रिलेटिव रेफरेंस है वो आपका एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट वर्क करता है, यानी इसके लिए हमें एडिशनल कुछ अलग से कुछ करना नहीं होता एक्सेल के अंदर। नॉर्मल हम जैसे काम करते हैं एक्सेल के अंदर तो उसमें कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला जब हम यूज करते हैं तो उसमें आपका जो रेफरेंस यूज होता है वो आपका रिलेटिव रेफरेंस यूज होता है। रिलेटिव रेफरेंस ये कहता है कि when the position of the cell contain the formula change the reference also change। मतलब आपने अगर किसी एक सेल पे कोई फॉर्मूला अप्लाई किया और उस फॉर्मूले को जब आप नीचे ड्रैग ड्रॉप करते हो तो उस फॉर्मूले में जो आपने सेल यूज की थी उसका सेल एड्रेस यानी उसका जो रेफरेंस है वो ऑटोमेटिकली आपका चेंज होता रहेगा। मतलब जैसे जैसे आप उस फॉर्मूले को यूज करोगे वैसे वैसे वो अपने आप नेक्स्ट सेल एड्रेस को रीड करना शुरू कर देगा। तो वो जो रेफरेंस मेथोलॉजी होती है उसको हम बोलते हैं
सेल रेफरेंस, वो सॉरी रिलेटिव रेफरेंस। अब आपको यहाँ पे एक नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल में आप देखिए, यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, उसकी आपको दो यूनिट्स दी हुई हैं, स्मॉल यूनिट्स और बिग यूनिट्स। स्मॉल यूनिट्स हैं 450, बिग यूनिट्स हैं 800। आपने उसके अंदर फॉर्मूला लगाया, 1250 आपका रिजल्ट आ रहा है। आपने फॉर्मूला क्या लगाया है, इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, मतलब C3 प्लस D3। तो यहाँ C3 पे जो वैल्यू है वो है 450 और D3 पे जो वैल्यू है वो है 800। जब आपने इस फॉर्मूले को नीचे पेस्ट किया तो नीचे का एड्रेस जो हो गया C3 की जगह C4 हो गया और D3 की जगह D4 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं इसको आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि रिलेटिव रेफरेंस कैसे वर्क कर रहा है, तो उसका आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास दो मैंने कॉलम ऐड किए हैं, एक स्मॉल का और एक बिग का। तो यहाँ पे अब आपको टोटल कैलकुलेट करना है, तो आपको इनका टोटल चाहिए, स्मॉल और बिग यूनिट का। फॉर्मूला आपने लगाया इक्वल्स टू, टोटल कैसे करते हैं अपन, नॉर्मल दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल टोटल का होता है। तो आपने जब 25 प्लस 30 ओ सॉरी 10 को आपने जब यूज किया तो आप यहाँ पे देखिए एड्रेस आपके सामने क्या लिखा हुआ आ रहा है, एड्रेस आ रहा है G2 प्लस H2। तो 25 का जो सेल रेफरेंस है, जो हम यहाँ बात कर रहे हैं रेफरेंस की, रिलेटिव रेफरेंस की, तो यहाँ पे 25 का जो रेफरेंस यूज हो रहा है वो हो रहा है G2 और 10 का जो रेफरेंस यूज हो रहा है वो हो रहा है H2। एंटर करा, रिजल्ट आया आपके सामने 35। जब आप इस 35 रिजल्ट को ड्रैग करते हो तो ये फॉर्मूला आपका नीचे अप्लाई होता है और उसके बेसिस पे अपने आप ये सबके रिजल्ट सामने प्रिंट होते हैं। मगर जब आप यहाँ 51 वाली सेल पे जब आप डबल क्लिक करोगे, यानी उस फॉर्मूले को एडिट करने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एड्रेस यहाँ पे अब आ रहा है वो आ रहा है G3 प्लस H3, यानी 36 का जो सेल एड्रेस है वो है G3 और 15 का जो एड्रेस है वो है H3। तो अपने आप जो रेफरेंस, जो पहले G2 था वो G3 हो गया, जो H2 था वो H3 हो गया। तो ये अपने आप जो चेंज हो रहा है, इस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव रेफरेंस। तो ऑटोमेटिकली वो रिलेटेड रहता है नेक्स्ट सेल से। तो अपने आप जैसे आप फॉर्मूले को आप कहीं ड्रैग ड्रॉप करते हो तो उसके अकॉर्डिंग वो सेल एड्रेस भी अपने आप चेंज होता रहता है। तो ये आपका कहलाता है रिलेटिव रेफरेंस। नीचे आप देखोगे तो नीचे वाले का एड्रेस देखो, अब आपका G4 H4 हो गया, इससे नीचे वाले का G5 H5 हो गया, इससे नीचे G6 H6 हो गया। तो अपने आप ये फॉर्मूले में सेल एड्रेस चेंज होता रहता है। तो इस रेफरेंस का नाम होता है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, क्लियर सबको? यस सर। नेक्स्ट रेफरेंस है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक्सेल के अंदर सबसे ज्यादा यूजफुल और हर जगह ये आपके काम में आने वाला है। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस ये कहता है कि इन एब्सोल्यूट रेफरेंस द पोजीशन ऑफ द सेल कंटेनिंग द फॉर्मूला डज नॉट चेंज इवन इफ यू मूव और कॉपी द फॉर्मूला टू अनदर लोकेशन। यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि एब्सोल्यूट रेफरेंस अगर आपने यूज किया है तो इसका मतलब ये है कि जिस सेल पे आपने एब्सोल्यूट किया है वो सेल एड्रेस आपका चेंज नहीं होगा फॉर्मूले के अंदर, अगर आपने उस फॉर्मूले को कहीं भी कॉपी पेस्ट किया या आपने उसको ड्रैग किया। एब्सोल्यूट रेफरेंस को यूज करने के लिए हमें डॉलर साइन यूज करना होता है और जो ये डॉलर साइन हमारा यूज होता है ये कॉलम और रो के आगे लगता है।
तो एब्सोल्यूट रेफरेंस इट कैन बी यूज्ड बाय प्रीफिक्सिंग द कॉलम नेम एंड द रो नंबर बाय द डॉलर साइन। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज करने के लिए आपको डॉलर यूज करना होता है, और डॉलर का जो साइन यूज होता है वो आपका रो और कॉलम का जो एड्रेस होता है उसके आगे लगता है। यहाँ पर अब आपको इस एग्जांपल में आपको यहाँ पे नीचे दिखा रखा है, मैं आपको इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, तो मैं आपको इसको बताने के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मैंने स्मॉल और बिग यूनिट्स का टोटल किया, टोटल आया ये। अब यहाँ पे यह जो टोटल आ रहा है इस टोटल के अंदर मेरे पास एक अमाउंट है बोनस, ठीक है। उस बोनस की जो वैल्यू है वो है मान लीजिए 50। तो मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे टोटल आफ्टर बोनस पता लग जाए इस कॉलम के अंदर, ठीक है। ये मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जैसे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मेरे पास स्मॉल यूनिट दिया होता है, बिग यूनिट दिया होता है, यहाँ पे इनका टोटल किया। नेक्स्ट कॉलम में मैंने यहाँ पे 500 टाइप किया, ओ सॉरी बोनस एंटर किया 50 रुपीज। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक नेक्स्ट कॉलम बनाया जिसका नाम लिखा मैंने टोटल आफ्टर बोनस। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पर इस टोटल में ये जो बोनस अमाउंट दिया हुआ है 50, वो सबके ऐड करके यहाँ पे रिजल्ट आना है। मतलब 35 प्लस 50 रिजल्ट आ जाएगा। 51 में भी 50 ऐड हो जाने चाहिए, यानी जो ये टोटल अमाउंट आ रहे हैं इन सभी टोटल्स में 50 ऐड करके आपको इस कॉलम में रिजल्ट प्रिंट करना है, ठीक है। तो कैसे रिजल्ट प्रिंट होगा, तो टोटल करने के लिए हम वही सिंपल क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, क्योंकि मुझे इसमें 50 ऐड करने हैं। तो मैंने सिंपल अपना ये फॉर्मूला यूज किया, एंटर करा। एंटर करने पर रिजल्ट आपके सामने आ रहा है, देख सकते हैं आप 85। अब अगर इस 85 को मैंने नीचे ड्रैग किया तो क्या होगा, यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है उसमें 51 में ये 50 ऐड नहीं हुआ, मतलब नीचे वाले इन टोटल्स में ये 50 ऐड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज यहाँ पे जब हम फॉर्मूला सिंपल अगर हम ड्रैग करते हैं तो मैंने आपको जैसा भी प्रीवियस बताया कि उसमें हमारा रिलेटिव रेफरेंस वर्क करता है, जिसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा एड्रेस क्या आ रहा था जब हमने फॉर्मूला लगाया, तो I2 प्लस J2। जब मैंने नीचे इसको ड्रैग किया तो यहाँ पे एड्रेस क्या हो गया, I3 प्लस J3। मगर हमें क्या चाहिए था, ये I3 प्लस J2, यानी जो आपका J3 है वो आपका J2 ही रहना चाहिए, क्योंकि मैं J2 वैल्यू जो है वो इन सब में ऐड करना चाहता हूँ। तो J2 का जो सेल एड्रेस है वो मुझे चेंज नहीं करना फॉर्मूले के अंदर। तो उसके लिए क्या करा जाए, तो वहां पर हम जो रेफरेंस यूज करेंगे वो रेफरेंस कहलाता है आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। मेरी बात समझ में आई कि हम क्या चाहते हैं कि जो ये 50 जो है वो फॉर्मूले के अंदर उसका जो सेल एड्रेस है वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए। तो वो चेंज कब नहीं होगा, जब हम उसमें सेल रेफरेंस जो यूज करेंगे एब्सोल्यूट करेंगे। तो कैसे देखेंगे, देखिए ध्यान से। जब आपने फर्स्ट पे जब फॉर्मूला अप्लाई किया था, फॉर्मूला था आपका I2 प्लस J2। 50 का जो एड्रेस है वो है J2, जिसको हम चेंज नहीं करना चाहते। तो आपको कर्सर रखना है J2 पे और कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है F4। क्या प्रेस करना है, F4। फंक्शन की जो होती है हमारी F1 से लेके F12 की, तो उसमें जो F4 बटन होता है कीबोर्ड में, वो F4 बटन आपको एक बार प्रेस करना है। देखिएगा जैसे आप F4 प्रेस करेंगे आपकी स्क्रीन पर देखिए, आप यहाँ पर दिख रहा है आपको J और 2 के आगे डॉलर का साइन लग गया, जो आपका पहले नहीं आ रहा था। तो ये जो J2 पे जो डॉलर का साइन लगा है, इस रेफरेंस को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस जो शो होता है वो डॉलर से शो होता है।
इसका बेनिफिट क्या रहा, अब देखो एंटर करो, पहले का रिजल्ट तो 85 सही है, अब नीचे ड्रैग करो, ये देखिए 51 प्लस 50 101, 40 प्लस 50 90, 44 प्लस 50 94, 75 प्लस 50 125। तब अगर आप इस फॉर्मूले को ओपन करके देखेंगे तो देखिए ये एड्रेस तो चेंज हो रहा है, I2 I3 हो गया मगर J2 ही रहा, नीचे वाले में देखो I4 हो गया, ये J2 रहा, ये I5 J2, ये I6 J2। तो जिस भी सेल को आपने एब्सोल्यूट किया है वो सेल एड्रेस फ्रीज हो गया, कांस्टेंट हो गया, वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, यानी वो चेंज नहीं होगा, आप फॉर्मूले के अंदर उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये रेफरेंस आपका कहलाता है, इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो इन एब्सोल्यूट रेफरेंस द पोजीशन ऑफ द सेल contain the formula does not change even if you move or copy the formula to another location. Absolute reference can be used by prefixing the column name and the row number by the dollar sign. बोलिए क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट जब रेफरेंस अब हमें आ रहा है जिसे हम बोलते हैं मिक्स रेफरेंस। मिक्स रेफरेंस का यूज जहां पे हम एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज करते हैं वहां पे आपका रो और कॉलम दोनों फ्रीज हो जाता है, मगर अगर हम चाहें कि उसमें से एक एब्सोल्यूट रखें और एक को रिलेटिव रखें, मतलब कॉलम एब्सोल्यूट हो जाए रो रिलेटिव हो जाए, या रो एब्सोल्यूट हो जाए कॉलम रिलेटिव हो जाए, तो दिस रेफरेंस मेथोडोलॉजी हैज आइदर एन एब्सोल्यूट कॉलम एंड अ रिलेटिव रो और एब्सोल्यूट रो एंड अ रिलेटिव कॉलम। तो उनमें से किसी एक को आप एब्सोल्यूट कर सकते हो, किसी एक को आप रिलेटिव बना सकते हो। तो वो रेफरेंस जो कहलाएगा उसे कहा जाता है मिक्स रेफरेंस। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये मिक्स रेफरेंस जो है वो आपका ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बिकॉज ज़्यादातर आपको जो रेफरेंस यूज होगा वो आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस ही यूज होगा। तो भी आप इसको समझने के लिए देख लीजिए, यहाँ पर आपको एग्जांपल में आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरीके से रो को एब्सोल्यूट किया है और कॉलम को रिलेटिव किया गया है। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट मिक्स रेफरेंस में, जिसमें हमने क्या किया, रो को एब्सोल्यूट किया है और कॉलम को रिलेटिव किया है। तो रो को एब्सोल्यूट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया कि हमें इन दो वैल्यूज को ऐड करना है, तो 450 प्लस 800, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे सिर्फ रो को एब्सोल्यूट करना है, तो रो कौन सी हमारे कितने नंबर की रो है, यहाँ पे ये रो 10 नंबर की रो है, तो I10 और J10 एड्रेस आ रहा है। तो सबसे पहले हम I10 पे कर सकते हैं और उसको हमें एब्सोल्यूट करना है, मगर एब्सोल्यूट जो करना है हमें सिर्फ रो को करना है। तो आप कीबोर्ड से F4 बटन दबाओगे 2 टाइम, ध्यान रखिएगा आपको कीबोर्ड से F4 का बटन दबाना है 2 टाइम। 2 टाइम जब प्रेस करोगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो डॉलर का साइन है वो सिर्फ 10 से आगे आएगा, मतलब रो जो नंबर जो भी होगा उससे पहले आपका वो डॉलर सिंबल प्रिंट होगा। सेम ऐसे यहाँ पे J10 पे कर्सर रख के आप 2 टाइम F4 दबाओगे, ये आपका लग गया मिक्स रेफरेंस। बेनिफिट क्या रहा, एंटर करो, 800 प्लस 450 रिजल्ट आ रहा है आपका 1250, रिजल्ट तो सही है। अब आप इसको नीचे ड्रैग करो, ड्रैग करने पे क्या हुआ, आपका रिजल्ट 1250 प्रिंट कर दिया इसने। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर हमने रो को एब्सोल्यूट कर दिया था। तो रो एब्सोल्यूट होने से क्या हुआ कि जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो उसमें एड्रेस था I10 और J10, मगर नीचे जब हमने इसको ड्रैग किया तो नीचे भी उसने वो ही सेम रो को रीड किया I3 और J10, जबकि रीड करना था उसको I11 और J11। तो ये इसलिए नहीं हुआ बिकॉज हमने यहाँ पे रो को फिक्स कर दिया, तो वो रो फिक्स होने से उसका एड्रेस चेंज नहीं हुआ। तो ये आपका जो रेफरेंस होता है
ये रेफरेंस कहलाता है मिक्स रेफरेंस। सिमिलर ऐसे ही आप उल्टा कर सकते हो, जिसमें आप कॉलम को आप एब्सोल्यूट कर सकते हो और रो को रिलेटिव कर सकते हो। यही सेम एग्जांपल है यहाँ पे, इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। अब हमें क्या करना है, कॉलम को एब्सोल्यूट करना है, तो कॉलम हमारे लिए आई और जे है। तो कर्सर रखा, कीबोर्ड से F4 आपको दबाना है 3 टाइम, ठीक है। 3 टाइम दबाने पे सिर्फ आई के आगे डॉलर का साइन लगेगा। सेम ऐसे यहाँ पे जे पे भी हुई 3 बार F4। तो इससे क्या हुआ, अब आपका कॉलम एब्सोल्यूट हो गया। अब आप इसको नीचे ड्रैग करो, ये आपका रिजल्ट। तो अब अगर आप यहाँ एड्रेस देखो, सर एक बार दोबारा बताओगे? हाँ जी, सर एक बार दोबारा। हाँ 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 बता। तो देखो, मिक्स रेफरेंस ये कहता है कि आप कॉलम और रो में से किसी एक को आप एब्सोल्यूट कर सकते हो और किसी एक को रिलेटिव बना सकते हो। वो आपकी जरूरत के हिसाब से है। अगर आपको ऐसा रिक्वायरमेंट पड़ता है कहीं पे, तो उस अकॉर्डिंग आप उसको एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसको मिक्स रेफरेंस कहा जाता है। तो मिक्स रेफरेंस में एक एब्सोल्यूट हो जाता है और एक रिलेटिव हो जाता है, चाहे वो कॉलम हो चाहे वो रो हो। तो यहाँ मैंने पहले एग्जाम्पल में आपको ये बोला कि मैं सिर्फ रो को एब्सोल्यूट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे रो जो है मेरे पास क्या है, 10 और 11 है। तो मैं अगर फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ फर्स्ट पे कि मुझे 450 प्लस 800 करना है, तो दिस प्लस दिस, मैंने ये फॉर्मूला लगाया। मगर मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि मैं इस 10 नंबर की जो रो है उसको एब्सोल्यूट मतलब फिक्स कर दूँ। तो मैं रो को एब्सोल्यूट करने के लिए मैंने क्या किया, कीबोर्ड से 2 टाइम F4 दबाया, दोनों सेल एड्रेस पे कर्सर रख के। अगर अपन 1 टाइम F4 दबाते हैं तो क्या होता है, वो रो और कॉलम दोनों को एब्सोल्यूट करता है। मगर यहाँ हम सिर्फ रो को एब्सोल्यूट करना चाह रहे हैं, कॉलम को रिलेटिव रखना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने 2 टाइम F4 दबाया है। तो ये हमारा जो रेफरेंस यूज होता है, इसको बोला जाता है मिक्स रेफरेंस। इससे क्या होगा बेनिफिट, कि रिजल्ट फर्स्ट का तो सही आएगा, मगर जब नीचे ड्रैग करोगे तो नीचे वाले का भी सेल एड्रेस जो वो रीड करेगा रेफरेंस, वो आपका I10 और J10 ही रीड करा, बिकॉज यहाँ पे हमने 10 नंबर की जो रो है उसको एब्सोल्यूट कर दिया था। सेम यही चीज अगर हम कॉलम पे करें कि मैं अब कॉलम को एब्सोल्यूट करता हूँ, तो कॉलम को एब्सोल्यूट करने के लिए भी हमें वही काम करना है, कर्सर रखना है और अब हमें F4 की 3 टाइम प्रेस करना है। तो उससे क्या होगा कि जो आपका डॉलर का जो साइन है वो कॉलम के आगे लगा है। इसका मतलब है कि अब आपका कॉलम फिक्स हो गया। अब अगर आप इसको नीचे ड्रैग करोगे तो यहाँ पे जो रेफरेंस यूज हुआ है ये आपका हुआ है मिक्स रेफरेंस। तो दोनों फंक्शन आपके एक उसमें अप्लाई हो जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं मिक्स रेफरेंस। तो इसमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों फंक्शन का कॉमन है, वो आपका कहलाएगा मिक्स रेफरेंस। बोलिए, क्लियर? यस सर। नेक्स्ट जो आखिरी है हमारा रेफरेंस, उसको बोला जाता है 3D रेफरेंस। 3D रेफरेंस ये कहता है कि ये रेफरेंस आप तभी यूज कर पाओगे जब आपके पास सेम सेल या सेम रेंज पे कोई डाटा है जो कि एक से ज्यादा वर्कशीट्स पे, मींस जब मल्टीपल वर्कशीट्स के अंदर डेटा अगर आपके पास गिवन है, मगर उसमें कंडीशन है कि उन सभी वर्कशीट के अंदर जो डेटा है वो उनका जो एड्रेस होना चाहिए वो सबका सेम होना चाहिए स्टार्ट, तभी आप उसमें 3D रेफरेंस यूज कर पाओगे। तो 3D रेफरेंस वहाँ काम आता है जहाँ पे मान लीजिए एक कंपनी है, उसके अलग अलग ब्रांचेस हैं या गोडाउन्स हैं, उनके कुछ एक्सपेंसेस हैं, उसकी हर एक की अलग अलग आपने शीट मेंटेन कर रखी है और अब उन सभी वर्कशीट्स से आपको एक कंसोलिडेट शीट तैयार करनी है। तो वहाँ पर आप जो रेफरेंस यूज करते हो वो कहलाता है आपका 3D रेफरेंस। तो 3D reference methodology is refers to the same cell or to the same range of the cell in multiple worksheets। तो ये कंडीशन है इसमें फिक्स की 3D रेफरेंस तभी वर्क करेगा जब आपके पास जो डेटा है वो आपके पास मल्टीपल वर्कशीट्स पे अगर गिवन है, मगर उसका जो सेम अगर सेल एड्रेस या सेम रेफरेंस अगर है, तभी आप वहाँ पे रेफरेंस 3D यूज कर पाओगे। ये यहाँ पे एक ये पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर के अंदर आपको ये रेड आउटलाइन दिया हुआ है बना के, इसके अंदर ये फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो ये आपको जो फॉर्मूला दिखा रखा है ब्रैकेट के अंदर,
इसमें ये जो आपको दिख रहा है नेम, जनवरी कॉलन हाफ अंडरस्कोर ईयरली एक्सप्लेनेशन साइन E24, ये जो जितना भी लिखा हुआ है, तो ये जो सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स का जो फॉर्मेट होता है इसको बोला जाता है 3D रेफरेंस। 3D रेफरेंस के अंदर हम फर्स्ट और लास्ट शीट का कॉमन सेल एड्रेस गिवन करते हैं, तो उसके बीच की जितनी भी वर्कशीट्स होंगी वो सारी वर्कशीट का उस पर्टिकुलर सेल पे जो वैल्यू होगा वो आपका एडिशन होके आ जाएगा, वो आपका 3D रेफरेंस है। तो अभी आपको ये इमेज से आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे उन्होंने यूज़ किया है, तो मैं आपको इसको बताता हूँ करके कि कैसे हम 3D रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक ये डेटा तैयार किया है जिसमें मेरे पास 3 अलग अलग शीट्स हैं, दिल्ली, जयपुर और उदयपुर, 3 नाम से। तो इसके अंदर मान लीजिए कंपनी है, उस कंपनी की 3 अलग अलग ब्रांचेस हैं, तीनों ब्रांचेस एक दिल्ली पे है, एक जयपुर में, एक उदयपुर में। तो उसके कुछ एक्सपेंसेस हैं, तो उन एक्सपेंसेस की उसने एक शीट तैयार कर रखी है, ठीक है। तो कॉमन एक्सपेंसेस हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने उसमें से कुछ सैंपल यहाँ पे एंटर किया डेटा। तो जैसे दिल्ली के अंदर ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, टी, मिल्क और कॉफ़ी, तो उनका जैन से लेके मार्च तक का ये कुछ एक्सपेंसेस उन्होंने एंटर किया हुआ है। सेम ऐसे ही जयपुर वालों ने अपना एंटर करके दिया हुआ है, ऐसे उदयपुर वालों ने एंटर किया हुआ है। तो ये हमारे पास 3 अलग अलग वर्कशीट्स पे मेंटेन है। अब हम ये चाहते हैं कि एक अलग से मैंने एक शीट तैयार करनी है, और उस शीट के अंदर जो भी हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं तीनों सिटीज के, उनका हमें टोटल पता करना है। तो वो जो टोटल है वो आपका समरी शीट के अंदर यहाँ आना चाहिए, यानी टी का जनवरी का टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ दिल्ली, जयपुर और उदयपुर का, फेब में कितना हुआ, मार्च में कितना हुआ, सेम ऐसे ही मिल्क का, कॉफी का। तो ये हमें यहाँ पे टोटल चाहिए। अब यहाँ समरी शीट के अंदर हमें इन तीनों शीट का टोटल हम कैसे लाएंगे, तो उसके लिए यहाँ मैं जो रेफरेंस यूज करूंगा उस रेफरेंस का नाम होता है 3D रेफरेंस। 3D रेफरेंस में मैंने जैसे आपको बोला कि कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि 3D रेफरेंस वही काम करेगा जब आपके पास डेटा मल्टीपल वर्कशीट्स के अंदर सेम सेल या सेम रेंज पे होगा। तो यहाँ इस एग्जांपल में
अगर आप ध्यान रखें तो यहाँ देखिए दिल्ली के अंदर, जयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर, तीनों शीट पे जो एक्सपेंसेस आपकी रिपोर्ट है उसका जो सेल एड्रेस है सबका कॉमन है। मतलब यहाँ पे दिल्ली के अंदर भी B2 पे लिखा हुआ है, जयपुर में भी B2 से स्टार्ट है, उदयपुर में B2 से स्टार्ट है एक्सपेंसेस। ठीक है, तो मतलब सबका कॉमन सेल है और डेटा अलग अलग वर्कशीट्स पे है। तो अब हम यहाँ पे जो रेफरेंस यूज कर पाएंगे वो हम कर पाएंगे 3D रेफरेंस। अब 3D रेफरेंस क्यों यूज करते हैं? ताकि हमारा उसमें टाइम सेव हो जाए, हमें इंडिविजुअल हर वर्कशीट पे जाना नहीं पड़े, एक एक हमें डेटा सेलेक्ट नहीं करना पड़े, सीधा फर्स्ट एंड लास्ट शीट देके उसके अंदर हम वो सेल एड्रेस गिवन कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे? तो देखिए, सबमिट शीट पे रखा कर्सर, जहाँ पे टोटल चाहिए वहां रखा कर्सर। आपको फंक्शन कोई भी यूज करो, जो 3D रेफरेंस है वो कहीं भी यूज हो सकता है, किसी भी फंक्शन या फॉर्मूला के अंदर। तो हमें यहाँ पे बेसिक अभी हमारा फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, हमें टोटल चाहिए इक्वल्स टू सम। यहाँ पे हमने सम फंक्शन लिखा क्योंकि हमें टोटल करना है। अब टोटल किसका करना है हमें? तो जैसा आपको पता है कि हमें टोटल करना है दिल्ली से लेकर उदयपुर तक की शीट का। तो ब्रैकेट ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले देखो, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखना कि यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन होगा तो उसके बाद दिल्ली शीट जो आपकी स्टार्ट शीट है, फर्स्ट शीट जहाँ से स्टार्ट करना है उस शीट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर फॉर्मूला बार के अंदर आपकी शीट का नेम आएगा और यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन साइन लगा हुआ आएगा। इस सिंबल को आपको वहां से रिमूव करना है। ठीक है, ये चीज आपको खुद को मैनुअल करनी है। तो वहां पे अपन ने ऊपर कर्सर रखा फॉर्मूला बार में, ये एक्सप्रेशन साइन रिमूव किया, शिफ्ट के साथ कॉलन साइन आपको ऐड करना है। ठीक है, ये शिफ्ट के साथ आपने कॉलन साइन ऐड कर दिया। उसके बाद ध्यान रखना, बीच में जितनी भी वर्कशीट्स हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, आपको सीधा लास्ट शीट पे क्लिक करना है। जैसे जयपुर है उस पर हमें नहीं जाना, हमें डायरेक्ट आखिरी शीट पे क्लिक करना है। तो लास्ट शीट है हमारी उदयपुर। उदयपुर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे आपका उदयपुर ऐड हो गया नाम और उसके आगे एक्सप्लेनेशन साइन लगा हुआ आ गया। इसको अब आपको रिमूव नहीं करना, ये हमने उसको एड्रेस दिया है कि दिल्ली से उदयपुर शीट हो गई। इसके बाद अब आपको यहाँ पे वो सेल एड्रेस गिवन करना है जिस सेल को आपको इन तीनों वर्कशीट में ऐड करना है। तो वो सेल एड्रेस हमारा तीनों वर्कशीट के लिए क्या है? स्टार्टिंग बी और 2, बी कॉलम 2 नंबर की रो। तो आपको यहाँ पे लिखना है B2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो आप सिंटैक्स देख रहे हो ना, ये सिंटैक्स आपका कहलाता है 3D रेफरेंस। अब आप एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे ये आपका इस शीट पे तीनों शीट की टोटल हो गया आ गया। इसको आप नीचे ड्रैग कर दो राइट साइड, ये आपके सामने सभी प्रोडक्ट्स का मंथ वाइज टोटल आ गया तीनों शीट का। तो दिल्ली, जयपुर और उदयपुर तीनों में मिला के टी का जनवरी का खर्चा हुआ 1638 रुपये, मिल्क का हुआ इतना, कॉफ़ी का इतना हुआ, फैब में वो यही खर्चा इतना हुआ, मार्च में इतना हुआ। तो ये कंपैरिजन आप करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका रेफरेंस यूज़ होता है, इसको बोलते हैं 3D रेफरेंस। तो ये जो हमने सिंटैक्स यूज़ किया है, ये ही बेसिकली ये जो सिंटैक्स है इसी को 3D रेफरेंस के नाम से जाना जाता है। तो जहाँ मल्टीपल वर्कशीट्स में सेम सेल एड्रेस पे अगर कोई डेटा गिवन है और उसको आपको एक न्यू सेपरेट शीट पे अगर आपको किसी फंक्शन में यूज़ करना है तो उसके लिए आप 3D रेफरेंस यूज़ करते हैं। सर जैसे मल्टीपल शीट्स अगर कितनी भी हो तो फर्स्ट एंड लास्ट का ही लेंगे क्या? हाँ जी बिल्कुल, बीच में किसी भी शीट को आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट एंड लास्ट बस। बिल्कुल फर्स्ट एंड लास्ट और उसका सबका कॉमन सेल एड्रेस। तो जैसे यहाँ पे कॉमन सेल एड्रेस B2 है तीनों शीट्स के लिए, तो वो लास्ट में आपको इस फॉर्मूले में डिफाइन करना है। बस ध्यान ही रखना है सिंटैक्स जो है उसमें ये फर्स्ट शीट नेम आता है, बीच में एक कॉलन साइन आता है, फिर लास्ट शीट नेम आता है, फिर एक्सप्लेनेशन साइन आता है और फिर आपका सेल एड्रेस आता है जिस सेल को आपको ऐड करना है। उसके बीच में कोई भी अदर साइंस नहीं आएंगे, बस ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो सिंटैक्स फिक्स है, इसका प्री डिफाइन है। कहीं कहीं पे बस एक चीज़ ये हो जरूर हो सकती है कि आपको एक सिंगल कोड भी दिया हुआ हो सकता है। तो अगर सिंगल कोड अगर कहीं दिया हुआ है तो उसको रिमूव मत करना, ये इस तरीके से ऐड हो जाएगा। तो ये भी सिंटैक्स में सही माना जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट आएगा, ऑटोमेटिक ऐड होता है। तो किसी किसी शीट के अंदर ये ले लेता है अपने आप।
हाँ बिल्कुल एक ही फॉर्मूला यूज होगा, इसमें कोई अदर फॉर्मूला, मतलब आपको टोटल ही करना है ना सबका, तो इसलिए हमने एक ही फॉर्मूला यूज किया है। तो हर एक पे बार बार अपन को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस एक पे अप्लाई करके आप जब ड्रैग करोगे तो ये 3D रेफरेंस सबके लिए अप्लाई हो गया। तो मैंने यहाँ पे देखिए सिर्फ टी के ऊपर अप्लाई किया था, मैंने जब नीचे ड्रैग किया तो अपने आप मिल्क कॉफी के लिए अप्लाई हो गया, आगे मंथ्स के लिए अप्लाई हो गया। तो इसमें आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाता है, मेन बात यह है। तो इसी पर्पज़ के लिए अपन ये रेफरेंस यूज़ करते हैं, इसलिए इसको रेफरेंस नाम से जाना जाता है। तो 4 टाइप के आपके रेफरेंस होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स एंड 3D। सबसे ज़्यादा और यूजफुल जो रेफरेंस है वो आपके लिए एब्सोल्यूट और 3D ही है। तो 99% तो एब्सोल्यूट यूज़ होता है हर जगह, ज़्यादातर रिक्वायरमेंट जो रहेगी काम पे टाइम में वो एब्सोल्यूट की रहेगी। ठीक है, क्लियर सबको? यस सर। अब नेक्स्ट रेफरेंस, हाँ अच्छा, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है ये, which one of the following reference methodology refers to the same cell or to the same range of a cell in multiple worksheet? Relative, absolute, 3D या mix? 3D सर। तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर है आपका 3D। ओके, नेक्स्ट इसी में हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है डिफाइन नेम। डिफाइन नेम जैसा हमने रेफरेंस यूज किया है ना, तो उसी का एक सिमिलर आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, डिफाइन नेम। डिफाइन नेम का क्या यूज है, तो नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात करें तो ये है कि आप किसी भी एक सेल को एक नाम डिफाइन कर दो, उस नाम डिफाइन होने के बाद आप उसको फॉर्मूले में उस पर्टिकुलर वर्कबुक के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हो। उससे बेनिफिट, आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके वो वैल्यू सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा बेनिफिट, आपका वो सेल एड्रेस कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब उसमें ऑटोमेटिकली एब्सोल्यूट रेफरेंस आपका वर्क करेगा, और आप उस नेम डिफाइन सेल को किसी भी फंक्शन और फॉर्मूला के अंदर कहीं भी उस पर्टिकुलर वर्कबुक में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है नेम डिफाइन करने का। नेम डिफाइन जो है वो किसी एक सिंगल सेल को किया जा सकता है, किसी रेंज को दिया जा सकता है, या पूरी की पूरी एक कंप्लीट टेबल को आप नाम डिफाइन कर सकते हो। तो ये आपका कहलाता है डिफाइन नेम। तो डिफाइन नेम इट्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द मीनिंग और कंटेंट ऑफ अ सेल, range of cell, constant or formula by giving in a definitive name. Define range name on the cells in order to perform the operation in more convenient manner. Assign name to a cell or range of cell by using the define name button under the formula tab, which is showing in the following figure. तो जो डिफाइन नेम है उसका यूज है कि किसी भी एक पर्टिकुलर सेल, रेंज ऑफ सेल को आप एक मीनिंगफुल नेम आप उसको डिफाइन करो, ताकि वो सेल एड्रेस आपका कांस्टेंट हो जाए और उसको फॉर्मूला के अंदर हम कहीं भी किसी भी कैलकुलेशन या ऑपरेशन के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। नेम डिफाइन करने का जो स्टेप है वो है, उसके लिए आपको कहाँ आना है, फॉर्मूला टैब के अंदर जाना है। फॉर्मूला टैब के अंदर आपको नेम बटन मिलेगा, उसके अंदर डिफाइन नेम की मदद से आप उस पर्टिकुलर सेल एड्रेस को नाम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करते हैं तो उसको दिखाता हूँ मैं आपको, किताब।
यहाँ पर मान लीजिए एम्प्लॉय के थ्रू उसकी सेल्स है और यहाँ पे हमने बोनस डाल रखा है। यहाँ पे मेरे पास सेल्स गिवन है और मुझे यहाँ पे बोनस कैलकुलेट करना है। बोनस की जो रेट है वो हमें दी हुई है 5%। तो यानी जितने भी एम्प्लॉय ने सेल किया है उस सेल का मुझे 5% बोनस कैलकुलेट करना है। तो हम बोनस कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मल है, इक्वल लगाएंगे, 13,500 को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5%, यही करेंगे। यस सर। एंटर करेंगे, ये रिजल्ट आ गया 675। इसको हम नीचे ड्रैग कर देंगे, मगर यहाँ नीचे जब ड्रैग किया तो रिजल्ट क्या आया आपका? 0। क्यों? सेल वैल्यू। हाँ जी, क्यों आया 0 यहाँ पे? सारांश? सर क्योंकि जो फॉर्मूला है वो पर्टिकुलर सेल पे यूज हुआ है बस। नहीं तो फॉर्मूला तो मैंने नीचे ड्रैग कर दिया ना, तो नीचे भी तो यूज हुआ है फॉर्मूला, तो सबके अप्लाई हुआ है फॉर्मूला। तो 0 क्यों आया यहाँ पे? नहीं पता सर। सौरभ? सर नहीं मालूम। फिर नहीं तुम सर नहीं मालूम। फिर तुम पढ़ क्या रहे हो? तुम लोगों को इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो फिर तुम लोगों को जब मालूम ही नहीं है। सर अभी वो आपने बताया था वो फॉर्मूला लगाते ना रेफरेंस वाले में, क्या वही बताया यूज था? क्या बताया था? भी रेफरेंस वाले में बताया था ना, कौन सा रेफरेंस? आई थिंक तो वही यूज कर सकते हैं क्या इसमें? क्या नाम था? नाम पूछ रहा हूँ मैं। एब्सोल्यूट रेफरेंस था शायद। ठीक, एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज करेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पर अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी 2 मिनट भी नहीं हुए बताए हुए कि हम जब फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर रहे हैं तो यहाँ पे जो 5% हमने यहाँ पे सेल एड्रेस डिफाइन किया वो आपका चेंज होगा नीचे। तो इस 5% को हमें फिक्स करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सेल एड्रेस G15 मल्टीप्लाई दिस I14 हो रहा है, मगर यहाँ नीचे ये आपका जो एड्रेस है वो आपका हो गया G16 मल्टीप्लाई I15, जबकि ये रहना था I14 ही। तो हमें क्या करना था? I14 को एब्सोल्यूट करना है। तो एब्सोल्यूट करने के लिए मैंने आपको बताया था कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे। जब आप कीबोर्ड से I14 पे एब्सोल्यूट कर दोगे तो ये डॉलर से इसको रिप्रेजेंट करेगा, और जब आप इसको नीचे ड्रैग करोगे तब आपका ये रिजल्ट सबके लिए 5% कैलकुलेट करेगा। अब ये चीज़ तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो मैंने आपको बताई, पर वो भी आप लोगों को 2 मिनट पहले की याद नहीं है। तो इससे पता लग रहा है कि कितना आप लोग ध्यान से देख रहे हो या पढ़ रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। अब जो मैं बात कर रहा था रेफरेंस की, वो मैं आपको बता रहा था डिफाइन नेम। तो डिफाइन नेम को हम कैसे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 5% मैंने नेम दिया, मतलब सॉरी, ये जो मैंने 5% लिख रखा है, उस 5% को मैं एक नेम डिफाइन कर दूंगा। तो वो नेम डिफाइन करने के लिए 2 उसके तरीके हैं। पहला तरीका, फॉर्मूला टैब में आओ
और फॉर्मूला टैब के अंदर यहाँ पे आपको ये बटन मिल रहा है जिसका नाम है डिफाइन नेम। जैसे आप इस डिफाइन नेम बटन पे ध्यान रखना, कर्सर आपका पहले उस पर्टिकुलर सेल को आप सेलेक्ट कर लो जिस सेल को आपको नेम डिफाइन करना है। डिफाइन नेम बटन पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपके सामने बॉक्स खुलेगा न्यू नेम से। इसके अंदर आप क्या नाम डिफाइन करना चाहते हैं उस सेल को, वो नेम आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये नेम ऑटोमेटिक कैप्चर करेगा जो भी आपने इस पर्टिकुलर हेडिंग नेम आपने इस सेल को दिया हुआ है। तो जो कि हमने 5% जो हमने दिया हुआ है वो हमने बोनस दिया हुआ है, तो ये तो अपने आप उसको रीड कर लेगा। मगर अगर आप चाहो तो आप अपनी तरफ से कोई भी नाम इसमें लिख सकते हो। ये जो नेम है उसका जो स्कोप है वो कहाँ तक है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी एक शीट तक स्कोप रखना है, या आप चाहते हो कि एंटायर वर्कबुक के अंदर हम इस बोनस रेट को एक्सेस कर सकें, तो उसके लिए आपको वर्कबुक रखना है। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आप इस नेम डिफाइन को कहाँ तक एक्सेस करने की पावर दे रहे हो। तो उसके लिए वर्कबुक ले रहे हो तो एंटायर वर्कबुक हो जाएगा, इंडिविजुअल कोई शीट लेना चाहते हो तो वो पर्टिकुलर शीट हो जाएगा। तो हम वर्कबुक ही रखते हैं। सेल एड्रेस क्या है वो, दिस वन। ओके, बेनिफिट क्या रहा है इसका। अब इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पर अब आप फॉर्मूला अप्लाई करो, दिस मल्टीप्लाई, या तो आपने नेम डिफाइन किया है उसको लिख दो अगर याद है, नहीं है तो अगर आपके पास अभी उसी शीट पे वो परसेंटेज दिया हुआ है फिलहाल तो आप इसको सेलेक्ट कर लो। जैसे ही सेलेक्ट करोगे यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, बोनस, जो हमने उसको नेम डिफाइन किया था। बेनिफिट एंटर करो और अब आप इसको नीचे ड्रैग करो, तो नीचे ड्रैग करने पे देखो सबका परसेंट पाइप कैलकुलेट हो गया। अब मुझे यहाँ पे एब्सोल्यूट थोड़ा ना लगाना पड़ा, अपने आप हो गया अकाउंट। तो एक बेनिफिट तो ये हो गया डिफाइन नेम से। दूसरा बेनिफिट ये है कि मान लो आपने ये 5% तो यहाँ पे दिया हुआ है शीट 1 पे, मैं हूँ समरी शीट पे, यहाँ पे मान लो मेरे पास सेल्स दी हुई है और मुझे यहाँ पे बोनस कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या करोगे, इक्वल दिस मल्टीप्लाई, आप यहाँ पे लिख देना बोनस। तो ये यहाँ पे अपने आप शीट 1 से उस परसेंटेज को उठा लेगा। ओके सर। तो ये इस तरीके से आपका डिफाइन नेम यूज हो जाता है। तो दोनों पर्पस हैं इसके, एक तो एब्सोल्यूट हो गया वो, दूसरा आप उसको पूरी वर्कबुक के अंदर कहीं भी उस नेम को एक्सेस कर सकते हो। फॉर्मूले के अंदर आप कैसे भी कर लो एक्सेस, इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई, आप यहाँ पे फॉर्मूला में यूज इन फॉर्मूला है, इसके अंदर आपका नाम दिया हुआ है बोनस, ये यहाँ से ले सकते हो, एक ही बात है। दूसरा आप नेम डिफाइन, जैसे मैंने ये तो आपको सिर्फ एक सेल को नेम डिफाइन करना बताया, अगर आप चाहें तो पूरी की पूरी रेंज को भी आप नेम डिफाइन कर सकते हो। जैसे ये अमाउंट है पूरा बोनस का, ठीक है, इसको इस पूरी रेंज को मैं एक नेम डिफाइन करना चाहता हूँ, तो मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके वापस डिफाइन नेम पे चले जाओ। ये तरीका जैसे मैंने भी आपको बता चुका हूँ, शॉर्टकट तरीका यूज कर लो उसकी जगह पे। ये आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड में नेम बॉक्स आता है, इस नेम बॉक्स पे आप क्लिक करो और क्लिक करके यहाँ पर आप इस रेंज को क्या नाम देना चाहते हो वो नाम आप यहाँ पे टाइप कर दो। तो यहाँ पे मान लो मैंने नाम टाइप कर दिया BNS, ठीक है, एक शॉर्ट में कुछ भी लिख दिया और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद मान लीजिए अब मैं शीट 1 पे हूँ, मुझे यहाँ पे टोटल बोनस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू सम, और सम के अंदर वो नाम लिख दूंगा BNS। क्या फायदा होगा, उसने क्या किया, ये जो अमाउंट था बोनस का इन सब का टोटल आपको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो जो BNS मैंने लिखा है ये उस बोनस अमाउंट रेंज का एक नेम डिफाइन हो गया। बोलिए, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो इस चीज को बोला जाता है डिफाइन नेम। तो जितने भी नेम आपने डिफाइन किए हुए हैं वो सारे नेम लिस्ट आपको यहाँ पे नेम मैनेजर के अंदर मिलती है। जब आप नेम मैनेजर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये जितने भी नेम आपने डिफाइन किए हुए हैं, किस रेंज को डिफाइन किए हुए हैं, किस वर्कशीट पे डिफाइन किए हुए हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको इन फ्यूचर अगर आपको इनमें से नेम डिफाइन हटाना है, डिलीट करना है, कुछ एडिट करना है,
तो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, न्यू, एडिट, डिलीट। आप वहाँ से उनको हटा भी सकते हो। तो इस तरीके से एग्जिस्टिंग जो नेम्स हैं वो आपके वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ कहलाती है आपकी नेम डिफाइन। ठीक है। रेंज का नाम डिफाइन नेम में नहीं आता क्या? मतलब आता तो है, यही तो है, डिफाइन नेम ही तो है, क्यों नहीं आया? ये आ तो रहा है, ये दिखा तो रहा है जो मैंने नेम दिया है, ये रहा BNS, ये रेंज को ही तो नाम दिया है। वो तो आप चाहे वहां से दे लो, मैंने तो आपको तरीका बताया है कि आप कहीं से भी नेम डिफाइन कर सकते हो। मैं तो वो कह रहा हूँ, मतलब जैसे आपको इस इतने एरिया को आपको नेम डिफाइन करना है, तब उतने एरिया को सेलेक्ट करके डायरेक्ट या तो यहाँ से कर लो, नहीं तो फिर आपको वही जाना है डिफाइन नेम बटन पे, यहाँ से आप उसको नेम दे दो जो भी आपको नेम देना है। मान लो यहाँ पे हमने इसको नेम दे दिया राज, एंटर कर दिया या ओके कर दिया। उससे क्या होगा, अब आप इसको मान लो यहाँ पे आपको टोटल करना है उन 3 वैल्यूज का, तो आप सम लिख के राज लिख दो यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, इन तीनों वैल्यूज का जो टोटल है वो आपको यहाँ शो कर देगा। वो तो 2 तरीके हैं डिफाइन नेम, चाहे आप डायरेक्ट नेम बॉक्स के थ्रू कर लो, चाहे आप वहाँ पे फॉर्मूला टैब के अंदर डिफाइन नेम में जाके कर लो, एक ही बात है। ठीक है, क्लियर सबको? यस सर। नेक्स्ट हमारे पास कुछ यहाँ पे फंक्शंस दिए हुए हैं। तो एट टाइम्स यू may want to simplify and shorten a formula that is used in a worksheet, and in such a scenario you can use the display built-in functions provided by Microsoft Excel। तो अलग अलग कुछ फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज होते हैं जो एक्सेल के अंदर हम यूज करते हैं। तो उसमें से कुछ आपको यहाँ पे ये फंक्शंस के नेम दिए हुए हैं, प्रोडक्ट, सम, काउंट, मैक्स, मिन, नाउ, टुडे, डेट, टाइम, डेटेड इफ, VLOOKUP, HLOOKUP एंड ट्रांसपोज। तो ये फंक्शंस हैं जो हम एक्सेल के अंदर यूज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, जहाँ पे जैसी जरूरत पड़ जाए उस हिसाब से। तो उसमें से कुछ जैसे हम यहाँ पे बेसिक फंक्शंस तो हमने स्टार्टिंग में हमने कवर कर ही लिए थे, प्रोडक्ट, सम, काउंट, मैक्स, मिन। ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शंस हैं जैसे नाउ, टुडे, डेट, टाइम, डेटेड इफ, इनका क्या यूज है? तो ये बेसिकली डेट एंड टाइम के फंक्शंस होते हैं। तो कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं तो देखते हैं। नाउ होता है, टुडे होता है, डे होता है, टाइम होता है, डेट होता है और डेटेड इफ होता है। सबसे पहले बात करते हैं नाउ फंक्शन की। तो नाउ फंक्शन होता है सिस्टम की करंट डेट और टाइम प्रिंट करने के लिए। आप जिस भी कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं उस कंप्यूटर में जो भी डेट एंड टाइम चल रहा होगा, आप नीचे लेफ्ट राइट हैंड साइड के अंदर कॉर्नर पे आप ये देख सकते हो, टाइम आ रहा है जैसे यहाँ पे 12। ठीक है, आज की डेट आ रही है 28 जुलाई 2020। तो जो टाइम और डेट आ रहा है करंट, वो आपको उस पर्टिकुलर सेल में प्रिंट करना है। तो वहां पे आपको नाउ फंक्शन यूज करना है। तो आपको फंक्शन लिखना है इक्वल्स टू नाउ, ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे इस सेल के अंदर ये आपका डेट और टाइम दोनों प्रिंट हो जाएंगे। तो ये आपका फंक्शन कहलाता है नाउ फंक्शन। सेकंड फंक्शन होता है टुडे। टुडे फंक्शन जो होता है वो सिस्टम की करंट डेट प्रिंट करता है। नाउ के अंदर डेट और टाइम दोनों आते हैं, मगर टुडे फंक्शन के अंदर ओनली करंट डेट आती है। तो सिंटैक्स है इक्वल्स टू टुडे, ओपन क्लोज ब्रैकेट, एंटर। तो ये आपके सिस्टम की सिर्फ करंट डेट देगा। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर सेल पे आपको अगर टाइम प्रिंट करना है या डेट प्रिंट करनी है तो उसका आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर आप
सेमीकोलन या कॉलन साइन यूज करते हैं तो उसके लिए आप प्रिंट करोगे टाइम, और अगर डायरेक्टली अगर आप कंट्रोल के साथ कॉलन साइन यूज करते हो या सेमीकोलन यूज करते हो तो उसमें आपकी डेट आएगी। तो ये शॉर्टकट है आपका डेट और टाइम प्रिंट करने का। तो कंट्रोल के साथ सेमीकोलन के लिए डेट और कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन आपका टाइम आएगा। नेक्स्ट है डे। तो डे फंक्शन होता है सेपरेट डे निकालने के लिए। जो गिवन आपके पास डेट है उस डेट में से आज की डे जो है 28, तो वो डेट आपको निकालना है, तो उसके लिए आपको डे फंक्शन यूज करना है। तो डे के थ्रू उस पर्टिकुलर डेट में से आपका वो डे सेपरेट हो जाएगा। तो ये आपका डे आ गया 28। तो इस तरीके से आप डे कैलकुलेट मतलब नंबर ऑफ डे जो है उस पर्टिकुलर डेट में से वो आपका निकल के आ जाएगा। सेम ऐसे ही टाइम फंक्शन यूज होता है। तो टाइम का यूज वहां होता है जहां पे आपको सेपरेट आवर्स और मिनट्स अगर आपको गिवन है। जैसे मान लीजिए आपको गिवन है 11 आवर्स 48 मिनट्स 33 सेकेंड्स। तो इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है टाइम फॉर्म में, ठीक है, तो इसको टाइम में चेंज करना है आपको कि ये पूरा जो आपको गिवन वैल्यूज हैं ये आपकी टाइम में चेंज हो जाए। तो आपको क्या करना होगा, इक्वल्स टू टाइम, तो कन्वर्ट करेगा उसको आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स में। तो आप उसको आवर्स बता दो, आवर्स आपने बता दिए 11, मिनट्स आपने बता दिए 48 और सेकेंड्स आपने बता दिया उसको 33। जब आप इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो यहाँ पर ये उस पर्टिकुलर वैल्यूज को कन्वर्ट कर देगा टाइम फॉर्म में। तो जो टाइम फंक्शन है वो कन्वर्ट करता है आवर्स मिनट एंड सेकेंड्स में गिवन वैल्यूज को। सेम ऐसे ही डेट फंक्शन होता है, कन्वर्ट करता है डेट में। जैसे आपको मान लीजिए वैल्यू गिवन है, मान लो कल का ले लेते हैं अपन 29 जुलाई 2020। ये अब हमें डेट में चेंज करना है, इसको डेट फॉर्मेट बनाना है। इक्वल्स टू डेट, डेट के अंदर सबसे पहले हमसे पूछता है ईयर, तो ईयर आपका है 2020, कॉमा मंथ है आपके लिए 7 और डे है आपके लिए 29। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वो वैल्यूज उसमें पास करनी है फंक्शन में। इक्वल्स टू डेट हो गया, देन पहले ईयर हो गया, फिर मंथ हो गया और फिर आपका डे हो गया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करा। ये आप देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया डेट फॉर्म में। नेक्स्ट है डेटेड इफ। डेटेड इफ जो फंक्शन है वो कैलकुलेट करता है दो डेट्स के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए। जब आपको दो डेट्स के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो वहां पर आपको डेटेड इफ फंक्शन यूज करना है। डेटेड इफ के थ्रू आप दो डेट्स के बीच के नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ ईयर्स अगर आपको निकालने हो तो वो आप डेटेड इफ फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से देखिए, आपको यहाँ पे करंट डेट तो ये दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे आपने किसी की डेट ऑफ बर्थ लिख रखी है, मान लो फॉर एग्जांपल आपने डेट ऑफ लिख रखा है 15 अप्रैल 1996, ठीक है। तो ये 15 अप्रैल 1996 जो आपने लिखा है, इसको अब आपको इस डेट से इस डेट के बीच के आपको टोटल नंबर ऑफ डेज, मंथ्स और ईयर्स निकालने हैं। तो वो आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप फंक्शन लिखेंगे इक्वल्स टू डेटेड इफ, ओपन ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना है, आपको सेलेक्ट करना है स्टार्ट डेट, मतलब आपकी ओल्ड डेट, ध्यान रखिएगा, कॉमा, उसके बाद आपको यूज करना है करंट डेट, जिस डेट तक का आपको निकालना है, मतलब टिल डेट, देन कॉमा, उसके बाद आपको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको अगर ईयर्स निकालने हैं तो y लिखना है, मंथ्स निकालने हैं तो m लिखना है और डेज निकालने हैं तो आपको d लिखना है। अगर आप md लिखते हैं तो वो सिर्फ डेज डिफरेंस निकालेगा, उसमें से मंथ और ईयर्स को आपके रिमूव कर देगा। अगर आप ym लिखते हैं तो वो ओनली मंथ्स डिफरेंस कैलकुलेट करेगा, उसमें से डेज और ईयर्स रिमूव कर देगा, जो भी रिमेनिंग डेज और ईयर्स होंगे राउंड ऑफ करेगा, मतलब कहने का तो ये है। और YD अगर आप लिखते हैं तो वो सिर्फ
डेज का डिफरेंस कैलकुलेट करेगा, उसमें से ईयर्स आपके रिमूव कर देगा। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट डेटेड इफ फंक्शन आपका यूज होता है। तो यहाँ पर अभी हम सिंपल, मैं आपको जैसे y लिखता हूँ, डबल कोट्स बंद, एंटर। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ ईयर्स आपके इस पर्टिकुलर डेट से इस डेट के बीच के ईयर्स आपको पता लग गए, 24 ईयर्स होते हैं। सेम ऐसे ही ईयर की जगह पे अगर आप m लिखते हैं तो m लिख के ये आपको टोटल नंबर ऑफ मंथ्स निकाल देगा। इसी तरीके से अगर आप m की जगह पे d लिखते हैं तो ये टोटल नंबर ऑफ आपके डेज आ जाएंगे। तो ये आपका फंक्शन होता है इस तरीके से, दो डेट्स के बीच के आपको टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, मंथ्स या डेज अगर आपको फाइंड आउट करने हो तो वो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। हाँ जी। सर ये जो ब्रैकेट बंद है और कॉलन बार है सर, इसको अप्लाई करने का कौन सी चीज मतलब कंट्रोल के साथ करेंगे, किसके साथ? क्या चीज समझा नहीं, सर क्या ये कह रहे हो? एक तो ब्रैकेट बंद सर, कॉलन बताया ना सर आपने। कौन से कॉलम की बात कर रहे हो? सर कॉलम जो अपन लगाते हैं, ओपन कॉलम, और ये ब्रैकेट तो आपके शिफ्ट के साथ यूज करना है ना, 9 शिफ्ट के साथ। शिफ्ट हाँ सर, शिफ्ट के साथ 9, या वो फंक्शन का नाम लिख के टैब दबा दो कीबोर्ड से, एक ही बात है, वो ब्रैकेट अपने आप ओपन हो जाएगा। क्लोज करना आपको पड़ेगा, शिफ्ट के साथ 0 से क्लोज हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए ठीक है, सबको क्लियर? यस सर। ठीक है, फिर आज के लिए हम इसको इतना ही रख रहे हैं। कल सेम टाइम 11 o'clock पे मिलते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर पूछिएगा।